Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel. In last lecture we have studied about the policies and procedure. Now under the types of plane we are going to again have two more planes, which is method, and the second one will be rule, right? So first of all let me describe about you what the method is. Method means tarika, right? काम को करने का तरीका. So method means the ways or the manner to do the work for achievement of the objective. ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए जिस काम को आप कर रहे हैं उसके उस काम को करने का तरीका क्या है, किस मैनर में आप काम करेंगे, उसको हम बोलते हैं मेथड. ऑफ कोर्स मेथड इज अ स्टेप और अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर. प्रोसीजर में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था दैट प्रोसीजर है सर्टेन स्टेप्स टू बी परफॉर्म, राइट? बहुत सारे स्टेप्स होती है प्रोसीजर में. उस प्रोसीजर में जो हमने स्टेप्स पढ़ी थी, जो एक स्टेप होती है प्रोसीजर की, उसको हम बोलते हैं मेथड. हैव यू सीन दैट द टेलर when he takes the measurement, he has a proper procedure to be followed while taking the measurement, right? तो सबसे पहले अगर देखेंगे आप तो वो किसी तरीके से कॉलर, उसके बाद फिर योर आर्म्स, देन चेस्ट एंड सिमिलरली वेस्ट वगैरह इन सबका मेजरमेंट लेता है. तो ये जो उसका एक सीक्वेंस होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो प्रोसीजर कहलाएगा. और उन पूरी की पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से कोई एक स्टेप जो होगी, जैसे मान लो अगर कॉलर कितने साइज की बनेगी, उस स्टेप को, उस मेथड, उसको करने का जो तरीका होगा उसको हम बोलते हैं मेथड. सो वन ऑफ द स्टेप आउट ऑफ द प्रोसीजर इज कॉल्ड द मेथड, राइट? सो बिफोर गोइंग अहेड लेट मी टेल यू अबाउट द मेथड की डेफिनेशन क्या होगी. देखिए, मेथड प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म. किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है, जिस मैनर में आप करोगे, उसको हम बोलते हैं मेथड. Of course, it has to be done considering the objective, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कर रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव माइंड में होना बहुत जरूरी है. It deals with a task comprising one step of a procedure. It comprises about the one step of the procedure and specifies how this step has to be performed. Procedure की एक step को जब आप करोगे उसको हम बोलते हैं मैनर या फिर मेथड. किस तरीके से आप वो काम करोगे उसको भी हम बोलते हैं मेथड. सो मेथड इज comprises of only one step of the procedure and how that step has to be performed, right? Method may vary from task to task. Okay, selection of proper method. अगर मेथड प्रॉपर है तो टाइम और एफर्ट दोनों सेव होते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट? इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, क्योंकि टाइम और मनी, टाइम और एफर्ट्स जो होता है वो कम लगता है ना? जनरली हम बोलते भी है कि इफ यू हैव प्रॉपर वे ऑफ डूइंग द वर्क, it makes you efficient, it makes the work to be achieved or makes the work to be done in a smooth way. तो अगर काम आप स्मूथली कर पाओगे, अच्छे तरीके से करोगे, तो आपका जो टाइम, मनी और एफर्ट होंगे वो बचेंगे. इस वजह से आपकी एफिशिएंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी, राइट? नीचे आपको एग्जांपल दिए हुए, प्लीज आप ये खुद रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है. इट इज वेरी सिंपल. मेथड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर, और एक जो स्टेप होती है उसका मेथड बोलते हैं. प्रोसीजर की एक स्टेप को मेथड बोलते हैं. काम किस तरीके से करेंगे वो एक्चुअल में मेथड होता है. इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि मेथड जो है अगर वो सही होगा, प्रॉपर मेथड अगर अडॉप्ट करोगे, तो टाइम, मनी एंड कॉस्ट सेव होंगे, राइट? नाउ कम टू द रूल. मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन रूल एंड पॉलिसीज. यस, पॉलिसी और रूल में लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये डिफरेंस क्या होगा. पॉलिसी भी इंस्ट्रक्शन टाइप रहती है एम्प्लॉइज के लिए, रूल भी उनके लिए होते हैं, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एकदम क्लियर होगा, प्लीज सी. रूल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स. हमने पॉलिसी में देखा था कि पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट, पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट, पर रूल क्या होते हैं? रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट. जो जनरल होता है, जनरली सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जनरल टर्म्स में एप्लीकेबल होता है, वो पॉलिसीज होती है. और जो स्पेसिफिकली सबके ऊपर एप्लीकेबल करा जाता है, अप्लाई करा जाता है, उसको हम बोलते हैं रूल्स. सो अनलाइक पॉलिसीज, रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन. क्या करना है उसको हम बोलते हैं रूल. They do not allow for any flexibility or discretion. पॉलिसी में हो सकता है थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आप एंजॉय कर पाए, एम्प्लॉइज में एंजॉय सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलिसीज. They can use their own mind and they can little bit they can deviate while doing the things which are under the policies.
बट इफ वी टॉक अबाउट रूल्स, रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट और किसी भी तरीके का डेविएशन परमिट नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी परमिट नहीं है। जैसे अगर कोई नॉन एक ऐसी जोन है, एक ऐसा एरिया है जो नॉन परमिसिबल है, आउटसाइडर्स नॉट परमिटेड, ये रूल्स होता है। ये रूल आप उस एरिया में नहीं जा सकते, राइट। बैंक में जो कैशियर का या फिर जो पीछे लॉकर्स होते हैं या कैशियर का जो कैबिन होता है वहाँ लिखा रहता है आउटसाइडर्स नॉट परमिटेड, तो आप नहीं जा सकते, वो बैंक का रूल है। उसमें सर थोड़ा सा भी नहीं जा सकते, पास में नहीं जा सकते, थोड़ा इधर उधर, वो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व नहीं है। नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते, ये रूल है। सर अगर आपने रूल को वायलेट करा, अगर आपने रूल को वायलेट कर दिया तो फिर आपको सीवियर पनिशमेंट जो है, सीवियर नहीं बोलेंगे, जो भी पनिशमेंट उसके ऊपर एप्लीकेबल है उस रूल को वायलेट करने के लिए, उसको रूल को नहीं फॉलो करने के लिए वो आपके ऊपर अप्लाई हो सकती है। तो सर पॉलिसीज में पनिशमेंट नहीं होती, जनरली बेटा पॉलिसीज में पनिशमेंट नहीं होती है, क्योंकि पॉलिसीज स्पेसिफिक नहीं होती है। पॉलिसीज में पेनल्टी और पनिशमेंट इतनी इन्वॉल्व नहीं होती, रूल में पनिशमेंट और पेनल्टी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, राइट। It reflects a managerial decision that a certain action must be taken or must not be taken. क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप ऐसा करेंगे, ये एक्शन लेना है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेना, ये रूल है कि ये करना और ये नहीं करना, स्पेसिफिकली बता दिया जाता है कि आपको करना है क्या नहीं करना है। They are usually simplest type of plan because there is no compromise or change unless a policy decision is taken, right। जब तक किसी भी तरीके का कोई चेंज या कॉम्प्रोमाइज उसमें अलाउ नहीं होगा तब तक आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, राइट। ऑलराइट, नाउ कम टू प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट। प्लीज ध्यान रखना, प्रोग्राम की जब मैं बात करूंगा ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए होता है। सब प्रोजेक्ट में तो सारी चीजें आ जाती हैं, हाँ प्रोजेक्ट में सारी चीजें आ जाएगी, उसमें रूल्स भी आ सकते हैं, पॉलिसीज भी आ सकती है, सारी चीजें आ जाएगी। पर देखिए आप यहाँ पर प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स, पूरी डिटेल स्टेटमेंट होती है किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए, राइट। कंपनीज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, ओके। कैसे प्रोजेक्ट चल सकते हैं, सपोज इज आईटीसी कंपनी, आईटीसी इंट्रोड्यूस्ड द सेक्टर ऑफ आशीर्वाद आटा। तो आशीर्वाद आटा जब स्टार्ट हुआ वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था किसका, आईटीसी कंपनी का, ऑलराइट। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए जाएंगे, पॉलिसीज भी बता दी जाएगी, प्रोसीजर रूल्स वगैरह सारी चीजें बता दी जाएगी। वो सब चीजें कवर होती है किसमें, प्रोग्राम में। यानी प्रोग्राम कवर्स ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स। सर इसमें एक दो चीज नहीं दिख रही है, स्ट्रेटेजी आपको इसमें नहीं दिखेगी, देखिए आप स्ट्रेटेजी दिख रही है बिल्कुल नहीं दिख रही, मेथड भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट में होती है। टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ये भी आपको बता दिया जाता है, एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। Programs will include the entire gamut of activities as well as of the organization's policy and how it will contribute to the overall business plan, right। पूरे के पूरे business plan में ये प्रोग्राम किस तरीके से contribute करेगा, क्या इसका contribution होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर बता दी जाएगी। The minutest details are worked out, सबसे छोटी छोटी बारीक डिटेल्स भी इसमें ली जाती है ना। सिर्फ प्रोसीजर, रूल्स, बजट, सारी चीजें प्रोग्राम से आ जाएगी। प्रोग्राम से हम याद कैसे रखें, आपको बेटा बहुत इजी, प्रोग्राम इंक्लूड everything because it is a detailed statement of a project। प्रोजेक्ट की जब आप बात करो तो प्रोजेक्ट बेटा सिर्फ एक रूल या एक पॉलिसी से नहीं चलता, उसमें रूल भी होगा, पॉलिसी भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा और प्रोसीजर भी होगा, राइट। सारी चीजें उसमें लिखी जाती है। नाउ लास्ट, बजट। मुझे आप बताइए, मैंने कभी ना कभी आपसे डिस्कस करा इन लास्ट लेक्चर्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बनाती है। ऑफ कोर्स बजट जो होता है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। बजट का मतलब ये बिल्कुल अभी नहीं समझना आपकी बजट मीन्स ओनली टू सी व्हाट द थिंग्स आर अफोर्डेबल टू यू और नॉट। हम बोलते हैं ना हमारी बजट में नहीं, उसी को कभी भी आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, उससे कंपेयर मत करना, राइट। बजट इट मीन्स फोरकास्ट, बजट मीन्स द फोरकास्ट। जब आप फोरकास्ट करते हो किसी भी चीज को कि इस महीने सेल कितनी होगी, ऑफ कोर्स इस साल में सेल कितनी होगी, व्हाट इज द सेल गोइंग टू बी इन अ ईयर, इन अ मंथ, हाउ मच परचेज आर टू बी डन, हाउ मच cash has to be received from the debtor, how much how much cash is to be expended from the business। तो आने वाले टाइम में जब आप फोरकास्ट करके ये सारी डिटेल्स लिखते हो, अंदाजा लगाते हो, एस्टिमेट करते हो, इसको हम बोलते हैं बजट। इट मीन्स बजट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड, बजट इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक, बजट इन्वॉल्व्स द एस्टिमेशन ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो फंड, में इन्वॉल्व द इनफ्लो आउटफ्लो फंड, सेल्स बजट हो सकता है, कैश बजट हो सकता है, ये सारे के सारे बजट होते हैं। प्लीज एक बार देखिए। अब बजट इज अ स्टेटमेंट, सबसे पहले आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे भी डिटेल्ड स्टेटमेंट आया,
यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, हमेशा ये न्यूमेरिकल टर्म्स में होगा। तो सर हम तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट ही दिख रही है हमें। हाँ, प्रोग्राम भी स्टेटमेंट होती है, बजट भी स्टेटमेंट होता है, रूल्स भी स्टेटमेंट होता है। इसके अलावा हमने पॉलिसीज देखी थी, पॉलिसीज भी क्या है, दे आर जनरल स्टेटमेंट्स, राइट। तो प्लीज ध्यान रखना, बट पॉलिसी में ये है कि जनरल स्टेटमेंट होती है, रूल स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं, और बजट जो होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो फ्यूचर में होने वाला है, प्रोग्राम में डिटेल्ड स्टेटमेंट्स आती है, राइट। इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स, फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर को जो क्वांटिफाई करता है, यानी एक स्टेटमेंट पे आप लिखते हो। फॉर एग्जांपल, अ डिफरेंट प्रोडक्ट इन ईच एरिया फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, अ बजट में बी आल्सो प्रिपेयर टू शो द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन अ फैक्ट्री, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर का बजट बन गया, कितने वर्कर्स फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन टाइम पे अवेलेबल हों चाहिए आपको, पीक प्रोडक्शन टाइम में। Since budget represent all items in numbers, it becomes easier to compare actual figures with expected figures and take corrective action. मैं आपको यहाँ पे एक बात बेटा क्लियर करूँ, वैसे आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कंट्रोलिंग पार्ट इन दिस चैप्टर। थोड़ा सा मैंने कंट्रोलिंग के बारे में शायद आपसे डिस्कस करा है, आपको याद होना चाहिए कि कंट्रोलिंग मीन्स टू हैंडल द डेविएशन, टू टेक द करेक्ट मेजर्स सो दैट वी कैन हैंडल द डेविएशन। हमने प्लानिंग में देखा था कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस में इट helps, it provides you the basis for controlling, controlling का बेसिस प्लानिंग प्रोवाइड करती है। कैसे? जब भी आप बजट बनाते हो बेटा, बजट यानी एक प्लान हो गया, राइट। जब भी आप प्लान बनाते हो, बजट बनाते हो, तो फ्यूचर में होने वाले जितने भी एक्सपेक्टेड इनफ्लो आउटफ्लो, जितनी भी चीजें हो गई एक्सपेक्टेड, वो सारी चीजें आप किस में लिखने वाले हो, बजट में लिखने वाले हो। अब फ्यूचर में चीजें जब अलग होते हुए दिखेगी आपको, when the things are going differently, then you can compare the actual result at that time with the बजटेड रिजल्ट, क्योंकि सारी चीजें न्यूमेरिकल टर्म्स में होती है। आपने सोचा होगा कि इस साल सेल्स फोरकास्ट में आपने देखा था कि सपोज करो बजट बनाया कि इस साल जुलाई के मंथ में हमारी सेल 1 करोड़ रुपीस होगी, बट एक्चुअल में जुलाई के मंथ में सेल जो थी वो 80 लाख रुपीस थी। तो क्वांटिटी में मेजर करके, क्वांटिटी में बजट बना करके आपने एक चीज अच्छी करी कि क्वांटिटी को कंपेयर करना आपके लिए इजी हो गया। यू कैन इजीली कंपेयर 1 करोड़ विद 80 लाख रुपीस। आपको पता पड़ जाएगा कि यार 20 लाख की तो डेविएशन आ गई, 20 लाख कम हो चुकी है सेल, तो आप क्या करोगे, 20 लाख को सेल को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट मंथ में आप क्या करने वाले हो, करेक्टिव एक्शन लेने वाले हो। अगर 20 लाख नहीं भी बढ़ा पाओगे तो आप एक्चुअल में करेक्टिव एक्शन ले लोगे, ताकि फ्यूचर में जिस वजह से इस बार सेल कम हुई, फ्यूचर में वो वजह ना रहे और फ्यूचर में आपका जो एस्टिमेशन है वो गलत ना हो पाए, राइट। करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। तो बजट क्योंकि नंबर्स में रिप्रेजेंट होते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है एक्चुअल फिगर को कंपेयर करने के लिए विथ एक्सपेक्टेड फिगर्स, और आप साथ ही साथ करेक्टिव एक्शंस भी ले सकते हो, करेक्टिव एक्शन उसको सुधार भी कर सकते हो उसमें। Thus is the budget is also a control device from which deviations can be taken care of, है ना। डेविएशन में बार बार यूज कर रहा हूँ, डेविएशन यानी जो डिफरेंस आ रहा है 80 लाख और 1 करोड़ के बीच में, आप उस डेविएशन को भी पता लगा सकते हो और करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। बट मेकिंग अ बजट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, देयरफॉर बजट में फोरकास्टिंग इन्वॉल्व होती है। इट क्लियरली कम्स अंडर प्लानिंग। तो फोरकास्टिंग, प्लानिंग में देखो फ्यूचरिस्टिक हमने पढ़ा था, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, तो फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से ये प्लानिंग में कैटेगराइज होगा। ये फीचर्स ऑफ प्लानिंग में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका, ओके। और फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट होता है बजट। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, बजट फ्यूचरिस्टिक होता है, हमेशा फोरकास्ट करता है। इसमें ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड जो भी न्यूमेरिकल टर्म्स में डेटा होते हैं वो आप लिखते हो। फ्यूचर में आप इजीली कंपेयर कर सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल में होता है। कंपेयर करने की वजह से आपको डेविएशन पता पड़ती है, डेविएशन को करेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल करके उसका करेक्टिव एक्शन ले सकते हो, ओके। बजट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, कैश बजट हो सकता है, सेल्स बजट हो सकता है। द कैश बजट इज अ बेसिक टूल इन द मैनेजमेंट ऑफ कैश। It helps the management to plan and control the use of cash. It is a statement showing estimated cash inflows and cash outflows. ये बेटा ये वही है जो आप अकाउंट्स में बनाते हो, कैश फ्लो आप अकाउंट्स में बनाते हो, सेम है। बस अकाउंट्स में जो कैश फ्लो बनता है वो हिस्टोरिकल डेटा पे बनता है जो एक्चुअल में हो चुका है, और यहाँ पे जो आप कैश बजट बनाते हो वो फ्यूचर के लिए बनाते हो। तो ये डिफरेंस रहेगा उसमें। Cash inflows would generally come from cash sales and cash outflow would generally be the cost and expense associated with the operations of the business, right? The net cash position is determined by the cash budget, that is inflows minus outflow, surplus वगैरह ये जो भी है ये आपको पता पड़ जाएगा कि अगर इनफ्लो ज्यादा है तो सरप्लस होगा, आउटफ्लो ज्यादा है तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, ओके। सो हियर आर BS chapter 4 planning is completely completed, right?
पूरी तरह से हमने इसको ख़त्म कर दिया है। और एक इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आपके लिए थोड़े भी यूज़फुल है और आपको लग रहा है कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे, तो प्लीज़ आप इस बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की वजह से बेटा ये होगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी म्यूचुअल कंसेंट से पढ़ पाएंगे, आप उनके साथ डाउट शेयर कर पाओगे, और कुछ हो ना हो अगर उनका इससे भला होता है तो प्लीज़ आप शेयर करिए और लाइक जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। इससे ये होता है कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज़्यादा आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूं। और जहां पर हम इस लेक्चर में प्लानिंग कर चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से जो सिलसिला रहेगा वो जारी रहेगा। बस आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। टिल दैट टाइम, टिल द नेक्स्ट लेक्चर कम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। दोस्तों का ध्यान रखिए, खूब अच्छे से आप रहें, अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान रखिए और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, पॉइंटर्स को याद करते रहिए। जहाँ पे आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है प्लीज लिख करके देखिए चीजों को, है ना। टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।